बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड दोलन अवतरण। उसमें आज हम पढ़ेंगे अवमंदित सरलावर्ती दोलक की शक्ति ह्रास और विशेषता गुणांक यानी पावर डिसिपेशन एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलक की गतिज ऊर्जा का औसत मान, स्थितिज ऊर्जा का औसत मान और कुल ऊर्जा, और साथ में विश्रांति काल भी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे शक्ति ह्रास, पावर डिसिपेशन। तो दोलक की जो माध्य शक्ति ह्रास है, पावर लॉस है, वो माध्य कुल ऊर्जा के कमी की दर को व्यक्त करेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं पावर शक्ति, उसको पी से लिखते हैं, और पावर शक्ति की परिभाषा होती है कार्य करने की दर, dW/dt। ठीक है। अभी ह्रास आ रहा है यहाँ पे, तो ये जो कार्य है ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। हम जानते हैं कार्य और ऊर्जा एक ही है, तो du/dt कहें चाहे dE/dt कहें। और लॉस हो रहा है तो हम ऊर्जा में कमी हो रही है तो माइनस चिन्ह बता देंगे उसको, माइनस du से। तो जनरली यहाँ पर चूँकि ऊर्जा को E से व्यक्त किया है तो हम माइनस dE/dt लिख सकते हैं। और जब औसत की बात करेंगे तो इधर E पे भी, इधर भी औसत आएगा, और हम यहाँ पे औसत dE/dt का न लेकर के क्या लेंगे, हम ऊर्जा का जो औसत मान है वो हमें पता है। तो इस सूत्र के अंदर P जो आया है माध्य शक्ति ह्रास, वो इस तरह से माइनस चिन्ह लगाकर हम dE/dt किसका लिखेंगे, औसत ऊर्जा, है ना। यानी औसत ऊर्जा जो कुल ऊर्जा है कैपिटल E, उसका औसत मान है और उसके समय के साथ परिवर्तन की दर बता रहा है, और कमी है, लॉस है, इसलिए माइनस चिन्ह आ रहा है। तो ये जो बेसिक सूत्र है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माध्य शक्ति ह्रास क्या है। इट इज़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो माध्य कुल ऊर्जा के कमी की दर को हम इस तरह से लिखेंगे और वो माध्य शक्ति ह्रास बताएगा। ये सूत्र आपको समझ में आ गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चूँकि हम समीकरण 7 जो पहले पढ़ा था हमने, ई का जो मान था वो हम यहाँ पे रख रहे हैं, और वो ये मझले कोष्ठक यानी बड़ा जो कोष्ठक है 1/2m ω02 x02 e⁻²RT, ये हम कुल ऊर्जा का सूत्र पहले निकाल चुके हैं। जहाँ m वापस आपको बता दूँ, अवमंदित सरलावर्ती दोलक का द्रव्यमान है, ω02 यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि k/m को बता रहा है, जहाँ k प्रत्यानयन बल नियतांक है, और x0 आगे जो आ रहा है इसके अंदर x02, x0 उस अवमंदित सरलावर्ती दोलक का अधिकतम विस्थापन है, और e⁻²RT में ये जो 2r आ रहा है वो एक नियतांक है, और वो λ/m के बराबर है, जहाँ लैम्डा अवमंदन बल नियतांक है। अवमंदन बल को आप FD कहते हैं, और वो क्या होता है, वेलोसिटी के यानी वेग के, जो कण गति कर रहा है, अवमंदित सरलावर्ती दोलक जो गति कर रहा है उसके वेग के विपरीत दिशा में एक बल लगता है, उसको अवमंदन बल कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स कहते हैं, और वो वेग के समानुपाती होता है, और माइनस चिन्ह बताता है कि ये वेग के विपरीत दिशा में लगता है, और समानुपाती अनांक यहाँ पे लैम्डा है जिसको अवमंदन बल नियतांक कहते हैं। और इस तरह से लैम्डा से ये m जो समीकरण में आया था उसको एक नया नियतांक दे दिया था 2r। तो इस तरह से r लैम्डा से जुड़ा होता है, यहाँ पे अवमंदन बल की स्थिति को ये स्पष्ट करता है कि वो कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये मान आपने यहाँ पे जो ऊर्जा का औसत मान है वो यहाँ पे हमने जो निकाला था वो रख दिया। अब इसका अवकलन करना है। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है, ω02 कांस्टेंट है, x02 कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल का है t के साथ e⁻²RT, और एक्सपोनेंशियल का कोई पद होता है उसका हम अवकलन करते हैं तो वो का भी रहता है, लेकिन उसमें जो t का गुणांक है वो बाहर आ जाता है, तो -2r बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, और ये 2r 2 से 2 कट जाएगा, और बाकी हम देखेंगे पूरा पद वापस e के बराबर आ रहा है, e का औसत मान है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शक्ति ह्रास है वो औसत ऊर्जा का
2r गुना हो गई। लेकिन हम जानते हैं विश्रांति काल टो होता है 1/2r, यानी 2r का व्युत्क्रम होता है। तो इसको यहाँ रखेंगे तो औसत जो हमारे पास शक्ति ह्रास का जो मान था वो E/टो आ गया, जो कि समीकरण यहाँ पे एक तरह से 10 हो गया। तो समीकरण 10 से क्या दिख रहा है कि एक दोलन काल में औसत शक्ति ह्रास या मध्य कुल ऊर्जा जो कि कैपिटल E का औसत है उसके 1/2 गुणा के बराबर होता है। तो एग्जाम में कई बार ये समीकरण 10 प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि एवरेज ऑफ P इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ एवरेज E। तो आप ये सिद्ध कर सकते हैं। अतः दोलक का जो शक्ति ह्रास अवमंदन नियतांक है वो R के अनुकरणुपाती हो गया तथा विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी यहाँ से स्पष्ट हो रहा है। तो दोलन तंत्र में अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि प्रायः ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जब दोलक गति कर रहा है, माध्यम के कण विपरीत दिशा में गति करते हैं, वो बल लगाते हैं, तो वो कण क्या करता है, गति करते हुए गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा के रूप में वो ऊर्जा की जो हानि, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो ऊर्जा में कमी आ रही है, तो वो ऊर्जा में कमी किस रूप में कन्वर्ट हो गई, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कारण पूछे आपको तो आप बता सकते हैं कि वो ऊर्जा कहाँ गई, ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो गई, जो भी लॉस हुआ हो। अब है आगे पढ़ेंगे अपन, अगला इसी का पार्ट है विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। किसी दोलक की ऊर्जा ह्रास की जो दर है उसके सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की जो क्षमता है को हम विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर Q से व्यक्त करते हैं। तो ये विशेषता गुणांक का जो सूत्र है वही अपने आप में एक परिभाषा है, और यहाँ दे रखा है कि किसी दोलक तंत्र का जो विशेषता गुणांक है Q, कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। दोलक द्वारा एक आवर्तकाल में जो संग्रहित माध्य ऊर्जा है तथा माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात के 2π गुणा के बराबर इसका मान होता है। यानी क्वालिटी फैक्टर क्या है, इस समीकरण 11 से पहले, है ना, ये शब्दों में इसको बता रखा है कि माध्य ऊर्जा संग्रहित, यानी एक दोलन में उस अवमंदित सरल आवर्ती दोलक में संग्रहित ऊर्जा का मान औसत आप निकाल लें, और एक आवर्तकाल में जो माध्य ऊर्जा की जो हानि है उसका मान निकाल लें। इन दोनों का जो अनुपात आएगा उसका 2π गुना होता है। और अगर गणितीय रूप में इसको लिखें तो ये Q = 2π एवरेज E अपॉन एवरेज P, है ना। ये औसत ह्रास लगती है, हम एक आवर्तकाल के लिए है, और आवर्तकाल को हम T से व्यक्त करते हैं, इसलिए P को T से गुणा करेंगे। तो इस समीकरण 11 में जो हर है उसका मान आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की जो हानि है वो T एवरेज P होगी, ऊपर संग्रहित ऊर्जा आ गई एवरेज E, इनका जो अनुपात है उसको 2π से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल गिव्स क्वालिटी फैक्टर कैपिटल Q। तो समीकरण 10 से हमें पता है कि P का मान E/टो होता है, और यहाँ समीकरण 11 में चूँकि E/P का औसत मान है वो आ रहा है, यहाँ से E/P निकालेंगे तो वो टो आ जाएगा, वो यहाँ रख देंगे। तो ये समीकरण हमारे पास आ गई Q = 2π टो/T। ठीक है, और 2π/T को हम जानते हैं क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति ओमेगा कहते हैं। तो उपरोक्त विवेचना न्यून अवमंदित गति के लिए यथार्थ है, क्योंकि हमने सारा जो मान लिया है कैपिटल E का और कैपिटल P का वो न्यून अवमंदन स्थिति के लिए लिया है, और इस स्थिति में ओमेगा = 0 होता है लगभग। तो Q = यहाँ पे हम लिख सकते हैं ω0 टो, जो कि समीकरण 12 है। तो यह व्यंजक अवमंदित सरलावर्ती दोलक की विशेषता गुणांक को व्यक्त करता है, अर्थात किसी अवमंदित दोलक में अवमंदन बल के मान में कमी होने से जो टो है तथा Q दोनों के मान में वृद्धि होती है। टो बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि टो = हमने ऊपर देखा है R के साथ न्यून अवमंदन की स्थिति में R चूँकि बहुत लगभग नगण्य होता है, 0 के लिए दोलक के विश्रांति काल तथा विशेषता गुणांक दोनों ही अनंत के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि टो 1/2R था। ठीक है,
तो इस तरह से इस प्रकार के दोलक को मुक्त दोलक कहते हैं, फ्री ऑसिलेटर कहेंगे, क्योंकि उसकी विशेषता गुणांक क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इनके आयाम तथा ऊर्जा दोनों समय के सापेक्ष नियत होते हैं, परंतु जैसे जैसे दोलक पर अवमंदन बल का मान बढ़ता जाता है, दोलन का विश्रांति काल टो तथा विशेषता गुणांक क्यू के मान कम होते जाते हैं और दोलक के आयाम या ऊर्जा में कमी उतनी तेजी से होती है। इस प्रकार किसी दोलक का मान क्यू का मान उसके दोलकों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा का परिचायक होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कैसे दोलक का विश्रांति काल टो तथा विशेषता गुणांक क्यू के मान एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि दोलक के क्यू का मान उसके दोलनों के अवमंदन से मुक्त होने की सीमा का परिचायक होता है। तो आपको ये समीकरण 12 प्रूव करनी होती है। धन्यवाद।